हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉलरोच लॉ को। कॉलरोच लॉ को देखते हैं। बेसिकली कॉलरोच लॉ किसके लिए है, जैसे अगर बात करें एक ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पे हम बात करें तो ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पे अगर कोई केटायन या एनायन की अपन कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो केटायन या एनायन की कंडक्टिविटी पूरी 100% नहीं रहेगी। रीजन क्या है उसके पीछे 100% नहीं रहने का? उसके पीछे रीजन रहेगा कि केटायन और एनायन के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, और साथ में केटायन और एनायन के बीच में हो रहा है अट्रैक्शन। तो ये रिपल्शन अट्रैक्शन के कारण से वो जो केटायन है या एनायन है वो पूरी तरीके से कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक शादी चल रही है, एक शादी का माहौल है। वहाँ पे हमने क्या है कि कुछ मान लो स्टूडेंट्स, आप में से एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स को हमने कुछ वर्क के साथ में कुछ काम दे दिया आपको, और कुछ काम के लिए कि ये काम आपको कंप्लीट करना है। अब मान लो आपको सबको एक ही जगह दिए हैं काम, तो अब जो है कोई केटायन, आप समझिए उस चीज को कि कोई भी पर्सन जो है अपना 100% अगर सबके साथ में है तो 100% पूरा मन जो है काम में लगा नहीं पाएगा। कोई उसको बातचीत में लगा रहा है, कोई उससे डिस्कशन कर रहा है, कोई केटायन एनायन अट्रैक्शन से, इन चीजों के कारण से कुछ ना कुछ क्या है कि पूरी तरीके से अपने काम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक, ऐसे ही देखा जाए तो कॉलरोच ने जो लॉ समझाया था उसके लिए वो जो कोई केटायन है या एनायन है वो पूरी तरह से कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, उसके लिए उन्होंने एक कंसेप्ट लिया था इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। उन्होंने नया कंसेप्ट क्या लिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंसेप्ट क्या है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम ले लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, उसमें जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का यूजुअली क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, तो एक यूजुअल कंसंट्रेशन पे पूरी तरह से वो डिसोशिएट हुआ नहीं है। लेकिन अब जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा कि वो पूरी तरीके से 100% डिसोशिएट हो चुका है। और दूसरी बात क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा क्या है यहाँ से, कि जो केटायन और एनायन है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब केटायन के बीच की डिस्टेंस, एनायन के बीच की डिस्टेंस, और केटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस, सारे आयंस की डिस्टेंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। तो ना तो उनके बीच में कोई बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, ना ही रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। तो अब जो केटायन है या हमारा जो एनायन है वो पूरी तरीके से कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कॉलरोच ने क्या बोला कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम अगर बात करें बेसिकली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है, किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या है, केटायन की मोलर कंडक्टेंस एंड एनायन की मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होगा। मैं मान लेता हूं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट से कोई अपना इलेक्ट्रोलाइट है, उसको डिसॉल्व करने पे मेरे को केटायन x मिल रहे एंड एनायन कितने मिल रहे, y मिल रहे। केटायन x मिल रहे हैं, एनायंस कितने मिल रहे हैं, y मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो टोटल मोलर कंडक्टेंस होंगे, जो टोटल मोलर कंडक्टेंस होगी किसी इलेक्ट्रोलाइट की, वो केटायन की मोलर कंडक्टेंस और एनायन की मोलर कंडक्टेंस के सीधे सम के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि अब केटायन पूरी तरीके से कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है और साथ में एनायन भी पूरी तरीके से वहां कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो टोटल सम कितना होगा हमारा, पूरा इलेक्ट्रोलाइट के लिए आ जाएगा। अगर इसके लिए हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की, तो उसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो सोडियम आयन के मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एंड क्लोराइड आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ये x एंड y को समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एल्युमिनियम सल्फेट का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया मैंने Al2SO4 होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम सल्फेट को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट को डिसॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, बेसिकली दो तो मिलते हैं एल्युमिनियम आयन, तो दो मिले हमको केटायंस, और उसके अलावा देखा जाए तो हमको साथ में मिलेंगे तीन सल्फेट आयन। तीन क्या मिलेंगे, सल्फेट आयन। तीन, अगर 1 मोल में सब्सटेंस ले लूं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लूं एल्युमिनियम सल्फेट, तो 2 मोल क्या मिल जाएंगे उससे हमको, एल्युमिनियम आयन, और 3 मोल क्या मिलेंगे हमको, 3 मोल्स मिलेंगे टोटल सल्फेट आयंस के। ठीक है, एक और एक ये, जैसे ये तो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हो गए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ले लेते हैं। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एग्जांपल ले लिया मैंने एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस की बात करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे,
तो वो जो है इक्वल होगी किसके, एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टेंस एंड H+ आयन की मोलर कंडक्टेंस की सम के इक्वल हो जाएगी। ये क्या है हमारा बेसिकली कोलरोश लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कोलरोश लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे केटायंस की मोलर कंडक्टेंस और एनायंस की मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होती है। ये हमारा क्या है कोलरोश लॉ। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं इसकी कोलरोश की। जो हमारा बेसिकली हमारी नीट या जेईई में जो क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से कहाँ से आएगा, इसकी एप्लीकेशन से आएगा, है ना। कोई नहीं पूछेगा कोलरोश लॉ, डायरेक्टली हमको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं अब। तो हम एप्लीकेशंस की बात करने वाले थे, अब तो हम एप्लीकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं आगे। तो एप्लीकेशंस की बात करें, सबसे पहली एप्लीकेशन से देखते हैं हम। सबसे पहली एप्लीकेशन किसके लिए देख रहे हैं हम, अगर देखा जाए हमने ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफिकल मेथड से हम देखें तो एक मैं ग्राफ बताता हूँ शॉर्ट में, एक ग्राफ बता देता हूँ इन बिटवीन। ये ग्राफ जो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो अगर देखा जाए तो कोई सी भी का जो मोलर कंडक्टेंस होती है, इस टाइप में ले लेता हूँ, y एक्सिस पे मोलर कंडक्टेंस ले लिया। इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं हम किस पे, इसकी डिपेंडेंसी देख रहे हैं डाइल्यूशन पे। तो डाइल्यूशन को समझने के लिए हमने ले लिया कंसंट्रेशन, क्या लिया, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन लिया मैंने x एक्सिस पे। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ, डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ मतलब कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो जब कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होगी, डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो अगर मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है सीधे जाता है। ग्राफ क्या होता है, मतलब जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। आयन जो होंगे वो कहां फिर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो वहां पे जो अट्रैक्शन हो रहा होगा, रेजिस्टेंस था, वो क्या हो रहा होगा, कम हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, लेकिन ये किसके लिए है, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल KCl के लिए। तो हम अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमको क्या है, अगर इस ग्राफ को मैं एक्सट्रापोलेट कर लूं तो इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करने पे मेरे को यहाँ पे जो है इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी, किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस तो मैं ग्राफ से फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही अगर चेंजेस देखें तो ये चेंजेस आते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ क्यों यहाँ पे ऐसे चेंजेस क्यों आए, क्योंकि यहाँ दो चेंज एक साथ में आ रहे हैं। एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होने लग गया डाइल्यूशन के साथ में। जितना ज्यादा डाइल्यूशन करूंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ता है, ऑस्टोल डाइल्यूशन लो, है ना। और साथ में क्या है, आयंस भी दूर दूर हो रहे हैं, तो ये बढ़ता है। और ये जो ग्राफ है इसको एक्सट्रापोलेट करूं तो भी कभी भी ये इस y एक्सिस पे मतलब मोलर कंडक्टेंस की एक्सिस पे नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है यहाँ पे हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ से मैं निकाल सकता हूँ, बट वीक के लिए डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर अब मेरे को वीक के लिए डिटरमाइन करना है तो मैं हेल्प ले सकता हूँ किसकी, जैसे ये वाला ग्राफ अपन मान लेते हैं अभी के लिए CH3COOH एसिटिक एसिड का ग्राफ है। तो जब मेरे को एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ग्राफ से नहीं आ रही है, तो हम कोलरोश की एप्लीकेशन लगा के कोलरोश को अप्लाई करके वहां पे डिटरमाइन करेंगे एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस तो मैंने पहले ही डिटरमाइन कर लिए ग्राफ से। ठीक है, तो अब हम उस पे आते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को मैं अभी तो रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये टॉपिक में नहीं है। तो अभी अपन देखते हैं, जैसे अपने को फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं इस एप्लीकेशन को। मेरे को मोलर कंडक्टेंस चाहिए किसकी, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस मेरे को पता नहीं है ना। एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमको पता नहीं है बच्चों। ठीक है, यही तो हमको पता करना है जो पता नहीं है ना। इसी को बेसिकली अभी 2020 में भी क्वेश्चन आया था, 2020 या 2021 में एक क्वेश्चन था नीट में, है ना। तो अगर देखा जाए तो इसकी अगर इसको देखें हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% तो डिसॉल्व होना नहीं है, ये डिसॉल्व 100% मतलब ब्रेक होना नहीं है। तो एक एसिटेट आयन बन रहा है और साथ में H+ आयन बन रहा है ना। अब मैंने क्या करा, कंसंट्रेशन बढ़ाते 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 जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, उस टाइम पे मैंने मान लिया ये पूरी तरीके से 100% ब्रेक हो चुका है। लेकिन 100% ब्रेक होने के बाद में इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलरोश लॉ जो एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस होनी चाहिए वो एसिटेट आयन की मोलर कंडक्टेंस और H+ आयन की मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये मोलर कंडक्टेंस मैं कहां से लेके आऊं, तो अब हमको सोचना है
ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोचना है जहां से मेरे को क्या मिल जाए, एसिटेट आयन मिल जाए, और जहां से क्या मिल जाए, H+ आयन। बेसिकली हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेई के लिए तो क्या है कि वो पहले से ऑलरेडी दिए होंगे, उसमें से अपने को कोई दो वैल्यू को प्लस करके एक वैल्यू को माइनस करके हम निकालेंगे। अभी अपन देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन अगर बोर्ड वाइज देखा जाए तो हमको सोचना है कि अपन एप्लीकेशन बना के लिखना है, तो हम एसिटेट आयन कहां से लाएं, है ना। तो ऐसा कुछ सॉल्ट वगैरह सोचे जो क्या है स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करे। तो हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम एसीटेट का। जैसे मैंने ले लिया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की बात करें तो सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम ये जो है सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहां से मिल जाएगा मेरे को एसीटेट आयन। क्या मिलेगा, एसीटेट आयन। ये मिल गया एसीटेट आयन जो मेरे को चाहिए थे, ठीक है। सेकंड अब सोचिए H+ आयन। सिंपल सा एग्जांपल HCl से ले लेते हैं। HCl से ले लिया मैंने H+ आयन। H+ आयन मिल गया मेरे को HCl से, ठीक है। अब देखो एसीटेट आयन भी मिल गया HCl, और HCl से H+ आयन भी मिल गया। अब देखो अगर ये दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को मैं जोड़ दूं तो मेरे को मिल जाएगा क्या, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। बट क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा NaCl, Na+ और Cl माइनस, सोडियम एंड क्लोराइड की एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, अपन सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं, और सोडियम क्लोराइड देखो सोडियम क्लोराइड टूटेगा तो Na+ और Cl- आएगा ही सही। इसको इक्वेशन नंबर अभी के लिए मैं नाम देता हूं 1, ये 2 हो गई, ये अपनी थर्ड हो गई, और ये हो गई नंबर 4, ठीक है। ये जो चार इक्वेशन तुमको दिख रही है, हमको क्या करना है, बेसिकली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को यूज करके कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर 1 पे जाना है, इसके प्रोडक्ट पे। तो हमको सीधा सा यहाँ से दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको, हम एक काम करें, इक्वेशन यहाँ पे जो है एसिटेट आयन मेरे को चाहिए, ठीक है, और चाहिए क्या, H+ आयन। इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देता हूँ, मिल गए। अब इन दोनों से मेरे को मिल गया एसिटेट आयन H+ आयन दोनों मिल गए, बट एक्स्ट्रा क्या मिल गया, Na और Cl। तो Na और Cl को यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं क्या है, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ये वाली इक्वेशन मिलेगी तो मैं देखो इसको, ये कोलरोच लॉ वाला जो है इसको मिटा के अपन यहाँ पे देखते हैं आगे क्या कि जब यहाँ से देखें तो सेकंड, मतलब मैं क्या करूंगा, सेकंड और थर्ड को ऐड करके अगर फोर्थ को माइनस कर दूं तो मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा एसिटेट आयन और H+ आयन। यहाँ से जो Na+ आयन और यहाँ से जो Cl- आयन मिला था बच्चों, वो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये फोर्थ को माइनस करने से वो हट जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं क्या बोलूंगा, जो एसिटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी होगी मेरी, एसिटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी होगी, किसके लिए देख रहे हैं अपन, एसिटेट आयन के लिए। एसिटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी के लिए बेसिकली मेरे को लिखना था क्या, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी, और क्या साथ में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H+ आयन की मोलर कंडक्टिविटी, ये लिखना था ना। अब ये आयंस मेरे को कहां से मिले, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को ऐड करना था, वो फोर्थ को माइनस करना था। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसकी सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी और HCl की मोलर कंडक्टिविटी को अगर ऐड कर दूं और इसमें से NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरे को आसानी से मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी है वो हमको कैसे मिल रही है, वो मिल रही है सोडियम एसीटेट। हम बात करें सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस HCl की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एंड माइनस NaCl की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। यहां से मिल गया अपने को एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो था, हमने एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं कहां से, मान लो इसकी वैल्यू दी है मेरे को x क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू दी है y, इसकी वैल्यू दी है z, तो मेरे को क्या करना है x + y करना है और z को माइनस करना है। मेरा मोलर कंडक्टिविटी आ गया किसका, एसिटिक एसिड का, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। आप मेरे को दे दिया, मान लो अभी एग्जांपल हम शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हमको इतना फैला के नहीं करना है हमारे कॉम्पिटिटिव में, हमको नीट जेईई में इतना फैला के करना ही नहीं है, जितना शॉर्ट में करे क्वेश्चन उतना अच्छा, ठीक है। तो जैसे मेरे को चाहिए अब मोलर कंडक्टिविटी चाहिए किसकी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। एक और वीक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया मेरे को अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमको पता नहीं, ग्राफ से भी मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन स्ट्रॉन्ग की निकाल के इसकी निकाल लेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग की हेल्प से। तो कैसे, अपने को बेसिकली देखना क्या है, केटायन एनायन पहचानो। केटायन क्या है, अमोनियम आयन, एनायन क्या है,
हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब वैसे तो अपने क्वेश्चंस में गिवन होंगे ही सही सारे, लेकिन अगर यहाँ पे अपने को बनाना है तो कैसे सोचे अपन, कहीं से भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए अमोनियम आयन कहीं से लिया हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, और हाइड्रोक्साइड आयन भी कहीं से मैं लेकर आता हूं। तो देखते हैं हम, तो देखा जाए तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा मोलर कंडक्टिविटी चाहिए किसकी अपने को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब सोचो अमोनियम आयन कहां से लाऊं अमोनियम आयन, एक काम करते हैं अमोनियम एसीटेट से ले लेते हैं। कहां से ले लेते हैं, अमोनियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अमोनियम एसीटेट से ले लेते हैं। तो अमोनियम एसीटेट से लिया अपन ने, तो अपन ने क्या किया, अमोनियम आयन चाहिए, तो अमोनियम आयन तो अमोनियम एसीटेट से मिले, तो उसको मैंने क्या कर लिया, प्लस में रखा, उसको जोड़ लिया। अब अमोनियम आयन कहां से मिले, अब OH आयन कहां से लाऊं, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड की। देखो यहां से क्या मिल गया, अमोनियम आयन, यहां से क्या मिल गया, हाइड्रोक्साइड आयन, ये मिल गया मेरे को अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया, एक तो आया एसीटेट आयन और एक आ गया सोडियम आयन। अब एसीटेट आयन सोडियम आयन कहां से मिल जाएंगे मेरे को, दोनों मिल जाएंगे सोडियम एसीटेट से, दोनों सोडियम एसीटेट से मिलेंगे, तो मैं माइनस कर देता हूं सोडियम एसीटेट को, तीनों की तीनों कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है ना, इसकी वैल्यू मान लो A है, इसकी वैल्यू B है, इसकी वैल्यू C है जो क्वेश्चन में दी होगी। तो मैं क्या करूंगा, A और B को जोड़ना है और C को माइनस करना है। ठीक है, A प्लस B करा और C को हटा दिया, तो ये आ जाएगी अपनी इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, ये अपनी थी फर्स्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे हुई खत्म, हुई ना खत्म। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था 2021 में, 2021 नीट में। ठीक है, वैसे नीट का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी देने लग गए केमिस्ट्री के, तो और स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले वाले, तो इसलिए कुछ फॉर्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं। चलो तो अब अपन आ जाते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे। सेकंड एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। अब मान लो अपने को चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्या चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमको चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन लिख देंगे, वैसे तो कहीं से डिनोट कर दो, लेकिन जनरली अपन डिनोट करते हैं अल्फा से। किसे डिनोट करते हैं, अल्फा। अब मेरे को चाहिए अल्फा की वैल्यू, क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू। तो सुनना बच्चों, क्या होता है कि अगर बेसिकली देखा जाए हाँ, तो बेसिकली अगर देखें हम तो एक कंसंट्रेशन C पे बात करते हैं। मान लो किसी कंसंट्रेशन C पे, कोई सी भी कंसंट्रेशन C पे मोलर कंडक्टिविटी कुछ ऐसी कुछ है, ठीक है, लैम्डा C कुछ मोलर कंडक्टिविटी है किसी कंसंट्रेशन C पे, और ये मोलर कंडक्टिविटी C पे किसके कारण से आ रही होगी, किसके कारण से आ रही होगी, जितने आयन ब्रेक हुए। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, 100 मॉलिक्यूल्स डाले किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के। अब मान लो 100 में से ब्रेक हो रहे हैं ओनली कितने, 10। कितने ब्रेक हो रहे, 10। तो 10 ब्रेक होके, तो जो 10 ब्रेक हुए हैं उसके कारण से सिर्फ अभी मोलर कंडक्टिविटी आ रही है किस कंसंट्रेशन पे, C पे। लेकिन अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, किसकी बात करूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो बात करें हम, तो वो मोलर कंडक्टिविटी किसके कारण से, पूरे 100 के कारण से आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो पूरा की पूरा वो ब्रेक हो चुका है, उसका अल्फा हो चुका है 100% इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूरा ब्रेक हो गया है, तो उसकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी होगी पूरी 100% के कारण से होगी। किसके कारण से होगी, 100% के कारण से। तो अपन बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस। तो C कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस को अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा। ठीक है, जैसे अपन बात करें तो ये तो क्वेश्चन में हमको गिवन हो गई सही, किसी कंसंट्रेशन C पे मोलर कंडक्टेंस कितना है। अब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी मोलर कंडक्टेंस चाहिए, कहां से निकालेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन से। अभी बताया मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकलती है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, केटायन की मोलर कंडक्टेंस प्लस एनायन की मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अगर नहीं दिया है और कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस दे दी, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं दी, तो वो 3 की हेल्प से आप निकाल लेंगे, 2 को जोड़ के 1 को माइनस करके।
ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से, तो ये बन गया अपना एक और फॉर्मूला। अगर परसेंटेज में पूछे तो इंटू कर देंगे 100 का, इंटू क्या कर देंगे 100 का। ये क्या हो गई सेकंड एप्लीकेशन। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली क्या पूछते हैं, डायरेक्टली पूछता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या पूछता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछता है वो। डिसोसिएशन कांस्टेंट डिनोट कर दूं के से, एसिड होगा तो के ए लिख दूंगा, चलो एसिड का एग्जांपल लेता हूं तो के ए लिख दिया, बेस होता तो के बी लिख देता, अभी के लिए के ले लिया, ठीक है। कोई वीक एसिड है उसके लिए निकालना है अपने को, ठीक है। तो क्या कुछ हमें बता रहा था कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पूछते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ जाती है अल्फा की, अल्फा निकालना पड़ेगा सेकंड एप्लीकेशन से, और अल्फा के लिए जरूरत पड़ जाती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की, और वो हमको निकालना पड़ेगा फर्स्ट एप्लीकेशन से। क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन भी लग जाएगी, सेकंड भी लग जाएगी, थर्ड भी लग जाएगी, तीनों, ठीक है। कुछ कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं लेंथी। चलो आते हैं इस पे। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने, कोई वीक एसिड ले लिया AB, है ना, वीक एसिड ले लिया या कोई भी वीक कोई सा भी ले लो, वीक सॉल्ट ले लिया या कुछ भी, वो ब्रेक हो रहा है A+ और B- में। मान लिया क्या, जब डिसॉल्व नहीं किया था तो समय कितना था 0, जब डिसॉल्व नहीं किया था समय मान लिया 0, उस टाइम पे कंसंट्रेशन थी इसकी C। अब ये तो ब्रेक हुआ ही नहीं जब डिसॉल्व नहीं किया, तो अरे होगा क्या, केटायन एनायन अलग होंगे जब वाटर में डिसॉल्व किया ही नहीं है, तो ये था 0 लेकिन मान लो जब डिसॉल्व किया मैंने, डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व होना स्टार्ट हुआ, कुछ का ब्रेक हुआ, कुछ डिसोशिएट हुआ, और जितना डिसोशिएट होना था वो डिसोशिएट हो गया और इक्विलिब्रियम आ गया। तो एट इक्विलिब्रियम जब टाइम t कितना हो चुका है, t हो चुका है, मान लो इसमें से कितना ब्रेक हो चुका है, अगर मैं मान लेता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका है अल्फा, कितना है, तो C कंसंट्रेशन में से C टाइम्स ऑफ अल्फा ब्रेक होगा, C टाइम्स ऑफ अल्फा। हमको एक बात का ध्यान रखना है कि अल्फा की वैल्यू जो है अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो 0 से 1 के बीच में होती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अपन ने क्या करा, C में से कितना ब्रेक हो गया, अगर मान लो AB जो है एक ब्रेक होता है तो एक A+ बनता है, एक B- बनता है, और मान लो वो C में से अल्फा टाइम्स ब्रेक होगा, मतलब C अल्फा ब्रेक होगा, तो ये बचेगा कितना, C माइनस C अल्फा। अरे पहले C था, C अल्फा गया, टूट गया ना, तो अभी जो अनडिसोशिएटेड है वो कितना है, C माइनस C अल्फा। जब ये एक टूटता है तो एक एक बनता है, जब ये C अल्फा टूटा तो ये क्या बन गया, C अल्फा, ये भी क्या बन गया, C अल्फा। चलो अब डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख लेते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट को K से लिख दिए, K A से लिख दो वाले। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अपन पढ़ते हैं 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में, क्या लिखते हैं, है ना, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स का एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास। अगर इनके आगे कुछ कोएफिशिएंट लगे होते तो उनको मैं चढ़ा देता उनकी पावर पे, ठीक है, उनकी पावर पे चढ़ा देते। चलो तो अब देखते हैं A+ का एक्टिव मास देखा जाए तो C अल्फा, है ना, यूनिट वॉल्यूम मान के चल रहे हैं अपन, इसको देखा जाए तो क्या हो गया, C अल्फा। वैसे कंसंट्रेशन पहले ही लेके रख रखी है वैसे। चलो AB का क्या है, C माइनस C अल्फा। देखो क्या हुआ बच्चों, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहां से कॉमन क्या दिख रहा है हमको, C, क्या कॉमन दिख रहा है, C, 1 माइनस अल्फा बचा, C कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा बचा, एक C से एक C मैंने कैंसिल भी कर दिया। तो बोलो डिसोसिएशन कांस्टेंट AB टाइप के सॉल्ट के लिए, AB टाइप के सॉल्ट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये एक और फार्मूला बन गया अपना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालने का बोल दे तो उसके पहले अपने को पता होना चाहिए अल्फा। तो क्या पता होना चाहिए, अल्फा, जिस किसी कंसंट्रेशन पे डिटरमाइन करना वो कंसंट्रेशन, और अल्फा अपने को पता होगा सेकंड एप्लीकेशन से। तो यहां से अपन सॉल्व कर लेंगे क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी, है ना। और एक बात का ध्यान रखना, अपने को क्वेश्चन इजीली हो जाए, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन अपने को करने अप्रोक्सीमेशंस के साथ। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या जाना है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के साथ, क्योंकि आप देखा जाए तो नीट में अपने पास क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन है ना। पहले तो 180 मिनट थे, आप कर दिए हैं 200 मिनट, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही है। जेई में है थोड़ा टाइम है, भले 2 मिनट हो मिल जाते हैं, बट 2 मिनट में भी सॉल्व करना है तो अप्रोक्सीमेशन के साथ सॉल्व करोगे तो ही हो पाएगा। ये तो कितनी कैलकुलेशन करोगे तुम, कितनी करोगे, इतना तो है ना करना अपने को, है ना। जैसे मान लो अल्फा जो है, अल्फा बहुत ही कम दिया है, अल्फा दिया है 1%, 1% से भी कम है, मान लो 1% से भी कम है, अरे 1 माइनस 1% से कम है कुछ, तो 1/100 है,
कुछ भी 1 में से 1/100 को माइनस करोगे तो थोड़ा ही फर्क पड़ेगा यार, है ना। तो इतना तो अप्रोक्सीमेशन के साथ 4 ऑप्शन में से तलाश लेंगे अपन सही आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। चलो एक और एप्लीकेशन ले लेते हैं अपन, फोर्थ, ज्यादा कहीं लिखी नहीं होती है, फिर भी अपन ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी की, है ना। सॉल्युबिलिटी के लिए बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में? अपन ने पढ़ा था ना कि इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व जितना हो सकता था उतना डिसॉल्व कर दिया, उतना डिसॉल्व कर दिया। तो 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में कितने पार्ट सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वही क्या अपनी सॉल्युबिलिटी की, कितना मैं मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकता हूं। चलो इसको देखते हैं अपन ने पढ़ा था ना मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब 1000 बाय मोलरिटी, 1000 बाय मोलरिटी। यहां से मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, है ना। तो अपन क्या ले लेते हैं, जितना डिसॉल्व करना था उतना डिसॉल्व हो गया, जितना डिसॉल्व करना था उतना डिसॉल्व हो गया। तो मान लो वही क्या उसकी सॉल्युबिलिटी, जो मोलरिटी है उसकी जगह लिख दिया मैंने सॉल्युबिलिटी। अब फॉर्मूला चाहिए हमको सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी को इधर पहुंचा दो। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इनटू में 1000 अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। यहां से अपन सॉल्युबिलिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टोटल एप्लीकेशंस हो गई अपनी। तो ये जो है कॉलरोच लॉ है, और कॉलरोच लॉ पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं है ज्यादा, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन के टाइप तो फर्स्ट एप्लीकेशन में मैंने बता दिए कि 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए होंगे और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा। 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस दे के वो एक वीक वाले की हमसे पूछ लेगा, है ना। तो क्या करेंगे अपन, कोई 2 को प्लस करके 1 को माइनस कर देंगे। वही तो ढूंढना है कि इनको प्लस करके किसको माइनस करना है, ठीक है। उस एप्लीकेशन से जो अपने को निकलेगी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, वो अगर यहाँ पुट करें अपने पास तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया तो हमसे पहले वो पूछ ले क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वही बता देंगे, ठीक है। इससे ज्यादा क्या पूछेगा, थोड़ा सा घुमाएगा उसमें, एल्यूमिनियम सल्फेट जैसा सॉल्ट देके जिससे 2 केटायन 3 एनायन मिल रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा घुमा के दे देगा, ठीक है। और कुछ, ठीक। अब अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके लिए अगला वीडियो में अपन देखेंगे, अगली क्लास में अपन देखेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट्स वगैरह है आप बताएं मेरे को, तो मैं उसको क्लियर करूंगा, ओके, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अपन अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों। और इसके अलावा देखो एक और कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि अपने पास देखा जाए तो भले कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनके बारे में बता दूं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होना जाना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है, ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल देता हूं मैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना। तुम नहीं पढ़ा होगा बचपन में, क्या करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो अगर तुम कठिन अभ्यास करोगे तो जैसे रस्सी पत्थर पे निशान पड़ डाल सकती है, वैसे ही तुम भी अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। ओनली मेहनत, मेहनत के अलावा कुछ नहीं। थोड़ी इंटेलिजेंसी भी चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, दिमाग नहीं होगा तो क्या करोगे बच्चों, ठीक है। बाय बाय।